बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड से बच्चों ने कहा सर एनसीईआरटी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जा रहे हैं, मैंने भी डाल रखे हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर इलस्ट्रेशन समझ में नहीं आता है और इलस्ट्रेशन को समझाइए। तो आपके इस डिमांड को पूरा करने के लिए पिछले कुछ चैप्टर्स के पिछले साल मैंने कुछ इलस्ट्रेशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन आज से मैंने तय किया है कि आपको इलस्ट्रेशन क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों को सॉल्यूशन दिया जाए। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से, इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, क्योंकि आपको मैंने कंपनी क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, इन सब की चीज़ों के बता दिया। अब शेयर्स की जब अकाउंटिंग करते हैं, इनकी इशू को, शेयर को जब इशू किया जाता है तो उस टाइम अकाउंटिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है, उसको पूरा प्रॉपर बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 1 किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी बुक है एनसीईआरटी बुक। और ये पूरे सारे क्वेश्चंस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, 2024-25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो हो सकता है एक आध क्वेश्चन चेंज हो गया हो, आपकी इलस्ट्रेशन में दिख रहा हो और मैंने नहीं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। 2024-25 का जो सिलेबस आया, जो न्यू बुक आई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। वो क्या है, बात यह है कि जब इश्यू ऑफ शेयर करेंगे, इन द केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, जब शेयर इशू किया जाता है, तो जब शेयर इशू किया जाता है, शेयर का पैसा पब्लिक से जब मंगाया जाता है तो एक साथ नहीं मंगाया जाता है, उसके लिए वेरियस कॉल्स होते हैं, कॉल किए जाते हैं। वो कॉल कौन से होते हैं, सबसे पहला कॉल होता है एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन मनी। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ ₹10, 10 रुपये के हिसाब से। जो 10 रुपये होता है ना 1000 शेयरों का, कंपनी को कितने पैसे आने चाहिए, 10,000 रुपीज़। लेकिन कंपनी को 10,000 पूरे एक साथ नहीं होते, क्योंकि उन सभी 10 रुपये शेयर को वो अलग अलग कॉल में बांट देते हैं। जैसे एप्लीकेशन पे कुछ मंगाया गया, फिर अलॉटमेंट के टाइम कुछ मंगाया गया, उसके बाद कॉल होता है, कॉल्स होते हैं। कॉल्स को भी 2 कैटेगरी में बांटा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल में कुछ मंगाया गया, फॉर एग्जांपल सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी कुछ मंगाया गया। 10 रुपये को हो सकता है एप्लीकेशन में वो कहे 3 रुपये एप्लीकेशन में दे दो, 3 रुपये फर्स्ट कॉल वो अलॉटमेंट में दे दो, 2 रुपये फर्स्ट कॉल में दे दो, और बचे 2 रुपये जो है फाइनल कॉल में दे दो। इस तरह से अलग अलग कॉल में पैसे मंगाए जाते हैं। जब पैसे अलग अलग कॉल में आता है तो हर एक कॉल की एंट्री करनी होती है। तो जब इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो बात यह आएगी कि इसकी एंट्री कैसे की जाए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बेसिकली जनरल एंट्री ही पूछा जाता है कि डू द एंट्री रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर्स। तो जब एंट्री की जाएगी, ध्यान में रखिएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, सबकी एंट्री अलग अलग होगी। शुरुआत एप्लीकेशन से, क्योंकि जब कंपनी वाले शेयर इशू करते हैं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, जिसको शेयर परचेज करना है एप्लीकेशन परचेज कीजिए, और एप्लीकेशन परचेज करने के लिए अपने एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा। यानी कि वो एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी देते हैं। और एप्लीकेशन मनी जब आता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जाता है। जैसे ही पैसा आता है तो पहली एंट्री हो जाती है, फर्स्ट एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री जो होती है इसी से रिलेटेड, जो भी पैसा शेयर से रिलेटेड आता है वो सब एक ही अकाउंट में जाता है, जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। तो दूसरी एंट्री करेंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 2 एंट्री होगी पहली वाले की। जैसी एप्लीकेशन की एंट्री हो जाती है, हमें पता है कि हमारे पास इतने एप्लीकेशन होते हैं। अब उस एप्लीकेशन को लोगों के नाम पे क्या करना होता है, अलॉट करना होता है। क्या करना होता है, ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट में होता है तो हमें पता है कि हमारे पास कितने अलॉटमेंट मनी आना चाहिए। तो यहाँ पर अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होती है उसको बोलते हैं ड्यू वाली एंट्री, कि भाई इतना पैसा हमें अब लोगों से मंगाना है। तो उससे पहले ड्यू एंट्री करेंगे, और इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे ही ड्यू कर दिया जाता है उसके बाद दूसरी जो एंट्री है अमाउंट रिसीव करने की होती है, और अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट। अब ये सब चीज़ कहेंगे सर आप तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मेरा मकसद ये है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं आता होगा तो कन्फ्यूज़ होंगे कि किसके बाद किसकी एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन में सबसे पहले बैंक अमाउंट मनी रिसीव करेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट में सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर उसको अमाउंट रिसीव करने करेंगे। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल में भी अमाउंट सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे डी हो जाएगा सेकेंड एंट्री किसी करेंगे, अमाउंट रिसीव करने की करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में केवल नाम बदल जाएगा, फाइनल कॉल हो जाएगा, बस इतने सारे एंट्री लगातार करते हुए चले जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखना कुछ चीज़ें और है जिसको समझना पड़ेगा क्वेश्चन करने से पहले, कि हमेशा ज़रूरी नहीं है हर कोई अपना पैसा दे दे। कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो अपने कॉल्स का पैसा पेमेंट नहीं करते, अनपेड रह जाता है। जब ये अनपेड होता है उनको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि किसी आदमी ने, किसी बंदे ने अपना पेमेंट नहीं किया, तो उस बंदे का पैसा, जिस कॉल में पैसा नहीं आता है वहाँ पर कॉल्स इन एरियर के नाम से उसको उतना पैसा बैंक वाली एंट्री में माइनस कर दिया जाएगा। और कॉल का पैसा नहीं आने का नुकसान होता है, इसलिए हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक आध बंदे ऐसे भी होते हैं जो अपना कॉल का पैसा एडवांस दे देते हैं, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया, तो उस एडवांस पेमेंट को हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, कि कॉल का पैसा एडवांस में आ गया। और जब कुछ लोग एडवांस के पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी रिटर्न किया जाता है और ये एक्स्ट्रा पैसा जाता है, पहले से जाता है, इसको करते हैं क्रेडिट। कभी कभी कंपनी वाले क्या करते हैं, जितना शेयर इशू करते हैं उससे ओवर ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी कंपनी वाले जितना शेयर इशू करते हैं उससे कम एप्लीकेशन आता है, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। उसको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना अंडर सब्सक्रिप्शन हो उसी से कैलकुलेट कर। ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ कभी भी कंपनी के पास अगर इशू किए के ज़्यादा एप्लीकेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं तो उस केस में दो तरीके होते हैं, या तो उनका पैसा रिटर्न कर दो सारा का सारा, या फिर उनके पैसे को एडजस्ट कर दो एज ए एडवांस फर्दर कॉल्स में, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, या फिर कॉल्स में एडजस्ट करो, लेकिन अपने पास फोकट का फालतू का पैसा नहीं रख सकते। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है ना आपकी बुक के पेज नंबर 12 में दे रखा होगा, पेज नंबर 12 में दे रखा होगा। आप आपकी कुछ, क्योंकि मेरी थोड़ी पुरानी बुक है और ये क्वेश्चन जो है न्यू सिलेबस में भी सेम फर्स्ट ही क्वेश्चन है। मेरे पास PDF पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने बुक्स मेरे हाथ में ले रखा है ताकि आपको बता सकूँ NCERT बुक का सोल्यूशन है ये। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है पहले वो समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में है कि मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 12,000 शेयर को इशू किया 100 रुपये के हिसाब से, विच पेबल एट 30 ऑन एप्लीकेशन। देखिए 100 रुपये पूरे एक साथ नहीं मंगा गए, 30 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन पे है, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट में है, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे है और बैलेंस सेकेंड कॉल। अब देखो बैलेंस कितना बचा, 100 रुपीज़ का शेयर है, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे आ गया, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट में आ गया 70, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल में आ गया 90, बचा कितना 10। इसका मतलब होता है फाइनल कॉल के लिए 10 रुपीज़ बचा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 13,000। भाई कंपनी ने 12,000 शेयर इशू किए, 13,000 के एप्लीकेशन आए, इसका मतलब होता है 1,000 शेयर ओवर हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एंड द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट दिस 1,000 शेयर। कंपनी ने कहा, डायरेक्टर ने कहा भैया हमें नहीं रखने हैं, आप जिन्हें मांगे उनके पैसे को वापस कर दो, कि एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड। क्योंकि जो भी एप्लीकेशन मांगता है एप्लीकेशन मनी भेजता है, तो हर किसी ने 30 रुपये करके भेजा होगा, तो उस 1,000 जिन्होंने ज़्यादा मांगे तो उन्होंने तो भेजा होगा, तो उनके पैसे को रिफंड कर दिया गया। द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया। ऑन ऑल द शेयर्स एंड ऑल सम्स ड्यू एंड कॉल्स आर रिसीव्ड। सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट का भी कॉल्स का भी आ गया, लेकिन 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया कॉल्स का, ना ही फर्स्ट कॉल का, क्योंकि कॉल्स स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं आया। आपसे कहा गया है ट्रांजैक्शन को बुक्स में एंट्री करो, और एंट्री करने से पहले आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन मनी पे मांगा गया था 30 रुपये।
इसका मतलब होता है कंपनी को चाहिए थे कितने रुपए, 12,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 30 यानी कि 12 36। देन कंपनी को कितना पैसा आना चाहिए, 12 36। 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर कंपनी के पास कितने पैसे आने चाहिए थे, 3,60,000 रुपये। लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गए 13,000 के। तो 13,000 के जब एप्लीकेशन आए तो कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, 3,90,000 रुपीज़ आ गया। राइट, इतना पैसा आ गया, यानी कि कंपनी के पास कितना पैसा ओवर आ गया, 30,000। कंपनी ने तय किया कि इन सारे पैसे को क्या कर दिया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा, सारा पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। और उसके बाद अलॉटमेंट में मांगा गया कितना रुपए, 40 रुपये। इसका मतलब होता है क्योंकि 1,000 शेयर तो वापस चला गया, बच्चे अभी 12,000, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40, यहाँ पर कितने पैसे आना चाहिए, 12 4 48, 4,80,000 रुपीज़। चलो यहाँ पर भी इतना पैसा आ भी गया पूरा का पूरा। फिर बात करते हैं फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना चाहिए, 20 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट मीन्स 2,40,000 रुपीज़। और फाइनल कॉल में कितना पैसा आना चाहिए, 10 दैट इज़ 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दिस वन 1,20,000। लेकिन खेल ये हुआ है कि कॉल्स का पैसा नहीं आया। कितने शेयरों का, 100 शेयरों का, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। यानी कि 100 शेयरों का कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपये के हिसाब से कितना पैसा नहीं आया, 2,000 रुपये नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर कितना पैसा रिसीव होगा, 2,38,000। यहाँ पर भी 100 शेयरों का 10 रुपये के हिसाब से नहीं आएगा, 1,000 रुपीज़ नहीं आएगा, तो यहाँ पर कितना रिसीव होगा, 1,90,000 रिसीव होगा। रिसीव होने का मतलब ये बैंक की एंट्री है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक कैलकुलेशन आपके रफ में या फिर वर्किंग नोट के हिसाब से करना पड़ेगा, ताकि आपको एंट्री करते वक्त कोई टाइम वेस्ट ना हो। भले ही आप 1 मिनट यहाँ लगा दो, एंट्री करते वक्त टाइम वेस्ट करेंगे तो 1 मिनट की जगह 4 से 5 मिनट फालतू चला जाएगा, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं। राइट, ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, या अलॉटमेंट सब कुछ कर लिया। अब केवल हम एंट्री करेंगे, और एंट्री हमेशा होती है विथ फॉर्मेट। ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। और एप्लीकेशन मनी आपने कितना रिसीव किया, दोबारा बता दूं, एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया 3,90,000 ओवर के साथ। जितना पैसा टोटल आता है, पहले एंट्री टोटल की होती है, फिर एडजस्ट करेंगे। तो टोटल मनी रिसीव करेंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितना पैसा रिसीव हुआ था, 3,90,000। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 3,90,000। नरेशन लिखना जरूरी है, हमेशा नरेशन लिखेंगे। नरेशन इज दैट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव, भले ही थोड़ा सा शॉर्ट लिखे, छोटा सा लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको लिखना जरूरी है। इसकी तुरंत एंट्री जो अभी अमाउंट होता है, जो आपका आया है शेयर एप्लीकेशन, APP मतलब एप्लीकेशन है, मैं थोड़ा शॉर्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना पैसा आया, 3,90,000 रुपीज़ आया। इस पैसे को ट्रांसफ़र करना होता है शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल में। तो ध्यान में रखना, कंपनी का रूल है, शेयर कैपिटल में ओवर पैसा नहीं जाता। जितना जहां पर मांगा गया है, कितना मांगा गया था यहाँ पर, 3,60,000, तो शेयर कैपिटल में केवल और केवल 3,60,000 ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3,60,000। अब बचाए जो 30,000 एक्स्ट्रा हो गया, वो कंपनी ने डिसाइड क्या किया था, भाई पैसे को वापस कर दो। तो यहाँ पर रिटर्न की एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, जहाँ से पैसा आया था वहाँ पर चला गया। देखिए बैंक में आया था, बैंक से वापस, दैट इज़ 30,000 हो गया पूरा रिटर्न। अब इसकी एंट्री कर देंगे, दैट इज़ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। एक्सेस मनी क्या कर दिया गया,
रिफंड कर दिया गया। हो गया क्लियर। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट। ये हमारा पूरा हो गया। अब अलॉटमेंट की बात रही हो रही है। अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, जितना ड्यू हो रहा है पूरा का पूरा रिसीव हो रहा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यानी कि 4,80,000 को ड्यू करेंगे, 4,80,000 की रिसीव करेंगे। पहले ड्यू की एंट्री, दूसरी होगी दैट इज ड्यू की एंट्री क्या होती है, दैट शेयर allotment account debit, the amount is 4,80,000 राइट। कितना हो गया 4,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन 4,80,000। नया से लिखेंगे allotment money due, allotment money ड्यू, इतना पैसा भैया हमें मंगाना है अलॉटमेंट में। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा मिल भी गया है। जब पैसा आ गया है तो यहाँ पर एंट्री करेंगे दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। पूरा का पूरा पैसा आ गया है 4,80,000। कोई ड्यू फी वो एरियर वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पर। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 4,80,000। राइटिंग के लिए थोड़ी सॉरी, जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर दैट इज अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया, कंप्लीट। ठीक है, अब अलॉटमेंट के बाद क्या आता है, फर्स्ट कॉल। अब देखिए फर्स्ट कॉल में दोबारा जाइए कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में फर्स्ट कॉल में ड्यू हो रहा था 2,40,000, जिसमें से 2,000 क्या है एरियर हो गया। इसका मतलब होता है ड्यू पूरा करेंगे, रिसीव जब होगा तो 2,000 कम रिसीव होगा। ठीक है, तो यहां पर एंट्री करेंगे पहले ड्यू की, थर्ड दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज यहाँ पर 12 और 20, 12 दूनी 24, दैट इज 2,40,000। ठीक है, ये जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन 2,40,000। नरेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब ये ड्यू हो गया। अब ड्यू तो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन एक बंदे ने 100 शेयर था, 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, कॉल्स इन एरियर। जब कॉल्स इन एरियर की एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे वो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट। 2,000 रुपये नहीं आया, यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,38,000 रुपये आएगा। तो 2,000 जो नहीं आया उसको डालेंगे अब कहाँ पर, कॉल्स इन एरियर के नाम पे। इसको डाल दीजिए आप, कॉल्स इन एरियर। वैसे कॉल्स इन एरियर की एंट्री करेंगे या ना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे चाहो तो कर दो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए बुक में नहीं किया हुआ होगा, लेकिन बेसिकली मैं करवाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, आप करो या ना करो। 2,000 रुपये कॉल्स इन एरियर है, टू जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट 2,40,000 अपने। ठीक है, तो ना से लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर। 100 शेयर को छोड़ के फर्स्ट कॉल मनी हमारा मिल गया। ठीक है, नाउ फोर्थ वन में फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में वही ड्यू हो रहा है, 100 वाले ने अपना पैसा नहीं दिया, पहले ड्यू की एंट्री करो। ये हो जाएगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना था, 12,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 1,20,000। ठीक है, ये हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 1,20,000। ठीक है, ना से लिखेंगे फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गया, इसमें भी 100 शेयर वाले ने पैसा नहीं दिया, तो जब बैंक में रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, रिसीव करने की एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आना था, 1,20,000। 1,000 रुपये नहीं आया, 100 × 10 दैट इज यहाँ पर पैसा आएगा 1,19,000।
यहाँ पर भी 1000 रुपये आया नहीं, उसको डाल देंगे कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, दैट इज 1,20,000। यहाँ पर नेशन सेम लिखो जो पहले लिखा था, क्या लिखा था हमने, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ 100 शेयर्स। 100 शेयर को छोड़ के बाकी सारा पैसा हमें मिल गया है, ठीक है, राइट। अब दिक्कत ये है कि प्रॉब्लम है कि कॉल्स इन एरियर की एंट्री मैंने की है, तो सर बुक में तो नहीं दी हुई है। मैंने बार बार कहा है कुछ दिक्कत नहीं है, कॉल्स इन एंट्री करो या ना करो, कर देते हो तो कैलकुलेशन सही रहता है, नहीं भी करते हो तो कोई फ़र्क नहीं, यहाँ पर 119 आ जाएगा, इसका मतलब कॉल्स इन एंट्री का मतलब पैसा नहीं आया। हमने ओपन किया है, बुक ने ओपन नहीं किया, किसी किसी बुक में दिया हुआ, किसी किसी बुक में नहीं दे रखा, डजेंट मैटर। अगर यहाँ पर कोई डाउट होता है, आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, पर्सनली आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो मेरा पर्सनल नंबर गिवन है 7830010683। आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, और आपको अभी सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि सारे के सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन, क्योंकि आज मैंने एक क्वेश्चन बताए, इसके बाद वाले क्वेश्चन वीडियोस में लगातार मैं इलस्ट्रेशन बताऊंगा, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे, ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। समझ में आ गया ना? तो मेरे साथ बने रहना है अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा पाना है तो, क्योंकि एक ऐसा चैनल जहां पर आपको एनसीईआरटी के 100% सॉल्यूशन मिलेगा, इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल बोथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।